आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनआईएस की क्लास 12 से। पॉलिटिकल साइंस है और चैप्टर नंबर है 6। ठीक है, तो इसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, और जो भी इस चैप्टर में जो भी रिलेटेड बातें हैं उन सबको हम बहुत इजीली लैंग्वेज में समझेंगे। तो चैप्टर 6 है, हिंदी में नाम है मौलिक अधिकार। वीडियो में पहले बता दूं आपको, ये दोनों लैंग्वेज में होगा, आपका हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ताकि दोनों माध्यम के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे हिंदी माध्यम के हों चाहे अंग्रेजी माध्यम के हों, दोनों को चैप्टर समझने में आसानी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो आइए पहले उसी को देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखो, राइट्स का मतलब क्या होता है, आप सभी को मालूम होगा। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। कुछ हमारे अधिकार होते हैं हर चीज पर। जैसे अगर हम स्कूल में फीस दे रहे हैं तो हमें वहाँ स्कूल में पढ़ने का पूरा अधिकार है। हम अगर आप जैसे एनआईएस के स्टूडेंट हैं, आपने एडमिशन लिया है तो आपको एडमिशन का अधिकार है। अगर आपने एग्ज़ाम फीस सबमिट करी है तो आपको एग्ज़ाम देने का अधिकार है। ये आपके राइट्स हैं क्योंकि आपने उन सब के लिए पे करा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे लाइफ में हम कई सारे हमारे अधिकार होते हैं जिसके लिए हम लोग तरह तरह की पेमेंट्स करते हैं, जिसके लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं। जैसे कुछ राइट्स हमारे ऐसे होते हैं कि अगर हम हमारे पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, हमारी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ना, हमारे पूर्वजों की कोई संपत्ति थी तो उसमें हमारे पिताजी का हक होगा, उसमें हमारा हक होगा। तो ये क्या है, ये हमारे राइट्स तो हैं, ये हमारे अधिकार हैं हम सबके। इसी तरह से हम सबके अपने व्यक्तिगत अधिकार होते हैं ना। जैसे जो आपकी संपत्ति है उस पर आपका अधिकार है, आपकी संपत्ति पे मैं अधिकार नहीं कर सकता हूँ या कोई थर्ड पर्सन अधिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है ही नहीं, है ना, वो उसके राइट से बाहर है। उस पर तो आप एलिजिबल हो पर्टिकुलरली, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पापा की थी, है ना। तो इस तरह से राइट्स को आप समझिए। राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर बंदे के नहीं हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नहीं हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि जो अधिकार हैं वो आपके इंडिविजुअली हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे, जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है उस पर आपका अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो आपके पूर्वज है, उसमें मेरा अधिकार तो नहीं होगा, है ना। और वैसे ही मेरी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर आपका राइट नहीं होगा। लेकिन जब हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे राइट हैं जो सबके लिए होते हैं। अब लेकिन सबके लिए का मतलब कौन सबके लिए? इंडिया के जो लोग सिटीजन हैं। क्या है? इंडिया के सिटीजन। ठीक है, कहने का मतलब है जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत का नागरिक होगा, मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, ये बेसिक कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तभी जाकर के आपके लिए सारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, इनको आप हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक, मौलिक अधिकार। तो हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये उन तमाम लोगों को मिलते हैं जो भी भारत के नागरिक हैं। सबसे सिंपल भाषा में समझिए। अब जो ये अधिकार हैं, ये अधिकार हैं क्या, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फंडामेंटल राइट कौन से हैं? जो भाग 3 मतलब पार्ट 3 में लिखे गए हैं संविधान के। कहां से कहां तक? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहेंगे आप? अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 32 तक। और इन संवैधानिक बातों को लिखने का मतलब, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान में लिखे गए हैं, इन सबको लिखने का कारण क्या था? ये कुछ अधिकार दिए गए हैं, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इन अधिकारों को देने का कारण ये था कि जितने भी कमजोर वर्ग हैं, जैसे आप देखिए कि समाज में आपको कई तरह के लोग दिखते हैं। कुछ लोग बहुत रसूखदार होते हैं, कुछ लोग काफी पैसे से संपन्न होते हैं, बड़े बड़े अमीर होते हैं, है ना। कुछ लोगों के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जान पहचान होती है, कुछ लोगों के बड़े बड़े नेताओं के साथ जान पहचान होती है, मंत्रियों के साथ पहचान होती है। तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि ये लोग कभी आप अपनी पावर का मिसयूज करके आप लोगों के साथ गलत कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे इंसान के साथ कोई गलत कर सकता है कि जिसके पास इस तरह की सिफारिश या जान पहचान नहीं है बड़े बड़े अधिकारी या नेता लोगों के साथ, या जिसके पास आर्थिक रूप से जो बहुत संपन्न नहीं है, बहुत अमीर नहीं है,
ठीक है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सब बातों को ध्यान में रखा। जितने भी कमजोर वर्ग हैं, जितने भी कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो सब आप आगे समझेंगे। ठीक है। उन सब के हितों में, मतलब उन सब के राइट्स को ध्यान में रखते हुए कि इन लोगों के साथ कोई दुराचार ना हो, इन सब के साथ कोई गलत ना करे, जिसके पास शक्ति है, पैसा है, वो इनके राइट्स का उल्लंघन ना करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या लिखे, हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है। संविधान में इन बातों का जिक्र करा गया है भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक। ठीक है। ये राइट्स हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। ठीक है। तो ध्यान रहे, इनका बनाने का कारण यही था कि जो भी कमजोर वर्ग है उन सबका शोषण ना हो। ठीक है। और हर व्यक्ति का जो है फिजिकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट हो। ठीक है। मतलब एक व्यक्ति का अगर एक पूर्ण विकास इसी सबसे हो सकता है कि आप उसको बोलने की आजादी दे रहे हैं, घूमने की आजादी दे रहे हैं, अपनी बात को सही से वो कहीं पर कह सकता है, उसकी आजादी है, उसको शिक्षा लेने की अधिकारी है, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस चुन सकता है, अपनी जॉब चुन सकता है, जो भी उसे ऑक्यूपेशन, जो भी प्रोफेशन ज्वाइन करना है, अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहा है तो डॉक्टर बने, वकील बनना चाह रहा है वकील बने, या इस तरह से जो उसकी इच्छा है वो करे। तो ये सब क्या है, इन सब के बाद ही तो एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अगर बंदिशें लगा दी जाएंगी कि भाई चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, आपको आपके घर ही के अंदर रहना है, आप ज्यादा बाहर नहीं घूम सकते, आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते, आप ये वाला धर्म नहीं अपनाएंगे, इस तरह के अगर हम लोग बंदिशें लगा देंगे तो कहाँ कि आपको लगता है किसी का विकास होगा? वो तो पूरा एक दब्बू किस्म का व्यक्तित्व बन जाएगा, उसको बचपन से ही दबाया जाएगा। समझ रहे हैं? उसकी सारी भावनाओं को, उसके सारे जितने भी राइट्स, अगर आप उन सबको छोटे से ही इस तरह के जो बंदिशें लगा देंगे तो वो कहाँ से डेवलप्ड हो पाएगा कोई भी पर्सन है। तो हमारे फंडामेंटल राइट का मेन उद्देश्य ये था कि किसी भी व्यक्ति का, मतलब अपने भारत के नागरिकों का संपूर्ण रूप से एक विकास हो, जिसमें फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक हर प्रकार से उसका पूरा एक क्या बोलते हैं विकास हो। ठीक है। डेवलपमेंट हो। तो इन फंडामेंटल राइट्स को देने का यही था, अधिकार देने का। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव टू कर्ब दिस राइट। देखो, हमारा जो संविधान है, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है। मैं अब उसको यहाँ पर दोबारा से ओपन नहीं करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो उससे पहले वाले चैप्टर में पूरा समझा रखा अच्छे से। ठीक है। तो आपको सबको मालूम होगा कि संविधान हमारे देश का प्रमुख कानून है। सबसे पहले संविधान आता है, उसके बाद हर चीज है। प्रधानमंत्री से लेकर के गांव का प्रधान तक सबके सब संविधान के अंतर्गत हैं। सबकी शक्तियों का बंटवारा है, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। मतलब संविधान में जो बात लिख दी गई है आप उसका पालन करेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी करेंगे और उसके लिए आपको संविधान में मना कर रखा है कि आप इस तरह के काम नहीं करेंगे। तो वो ऐसा काम जो संविधान के आप विरुद्ध करेंगे उसे क्या कहा जाता है? असंवैधानिक, दैट मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इस तरह के काम को नल एंड वॉइड, इस तरह के कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो संविधान जो हमारा है वो सबसे टॉप पे है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। और हमारा संविधान जो है हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटर क्या होती है? जो कानून बनाते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं हमारे देश में। और एग्जीक्यूटिव कौन है? जो उन कानूनों को लागू करवाते हैं। दो बातें कही ना मैंने, एक लेजिस्लेटर होगी आपकी और एक एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर क्या कर रही है? कानून बना रही है। और एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? उन बनाए गए कानूनों को लागू कर रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझिए, लेजिस्लेचर क्या हुई? लेजिस्लेचर को आप हिंदी में कहेंगे विधायिका। ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। लेजिस्लेचर का मतलब हुआ विधायिका। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव का मतलब हुआ आपकी कार्यपालिका। ठीक है। लिखते भी रहना इन सब चीजों को। तो हमारा संविधान हमारी विधायिका और हमारी कार्यपालिका को ये आजादी या ये राइट नहीं देता है कि वो हमारे जो क्या बोलते हैं राइट है, फंडामेंटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको वो दबाए, उनको वो इन्फ्रिंज करे। इसका अधिकार नहीं दे सकता है। ठीक है। किसी भी कानून को बना करके या किसी भी नए नियम को बना करके। अब विधायिका में आप समझिए कि जैसे हमारी क्या होती है विधायिका? विधायिका किसे कहते हैं? जैसे संसद होती है जहां पर कोई कानून बनता है और इसको लागू कराने के लिए कार्यपालिका हो जाती है। जैसे समझ लो सिंपल भाषा में पुलिस हो गई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो सरकार, एक तरफ तो सरकार ने कानून बना दिया, समझो जीएसटी बन गया आपका। अब जीएसटी बनाने का काम किसने करा? लेजिस्लेचर ने। ठीक है। विधायिका, इसने बना दिया कानून। अब ये कानून को हकीकत में लागू कराने के लिए कौन आती है नीचे? एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपकी आ गई इनकम टैक्स, समझ लो आप, है ना। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा, है ना।
तो एक तरफ कानून बनता है और एक तरफ उस कानून को लागू कराने वाली अथॉरिटी होती है सरकार के द्वारा। तो संविधान यही कह रहा है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज हो, और अगर इस तरह का कोई कानून बनता है तो उसे कोर्ट के माध्यम से वाइड घोषित कर दिया जाता है, मतलब शून्य, जीरो, उसको डिसमिस कर दिया जाता है ऐसे कानून को। ठीक है, तो ये बातें आपने देख ली कि फंडामेंटल राइट क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमने और क्या क्या पढ़ना है। आगे ये है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें से मोस्टली बातें मैं बेसिकली आपको वैसे ही बता चुका हूँ। ठीक है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड फेयर प्ले। देखो, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, एक पारदर्शिता रहेगी हमारे समाज में। देखिए, हमारे यहाँ अनेक अनेक धर्म है, ये आप सभी को मालूम है, और कहीं ऐसा ना हो किसी धर्म के साथ कोई पक्षपात हो रहा है कि हिंदू धर्म की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर खाली हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को महत्व दिया जा रहा है, जो लोग हिंदू धर्म है उनके साथ अच्छा व्यवहार करा जा रहा है, कानून व्यवस्था उनका साथ दे रही है, और जो अलग धर्म के हैं उनके साथ दुराचार करा जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो एक बराबरी, एक बराबर रखा गया है हमारे देश में। हमारे जो ये मौलिक अधिकार है ये सबको बराबर का दर्जा दे रहे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का है। ये धर्म यहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि भाई वो फलाने धर्म का है, वो फलाने धर्म का है, उसको ज्यादा महत्व दो, नहीं। कानून की नजर में अगर एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का है, दोनों को दोनों चोरी करके आते हैं, तो हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारा कानून है, वो दोनों को बराबर सजा देगा। ऐसा नहीं है कि जो हिंदू लड़का है उसको माफ कर दो और ये तो अपनी कम्युनिटी का, इसको छोड़ दो, जो मुस्लिम है इसको सजा दे दो, नहीं। तो ये जो भेदभाव वाली फीलिंग है इसको हमारे देश में नहीं रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कुछ कुछ जातें जो है कम होती हैं। जैसे अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपके अल्पसंख्यक आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो आपको वहाँ हिंदू हिंदू अल्पसंख्यक दिखेंगे, क्योंकि हिंदू लोग वहाँ पर कम रहते हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ पर जो उनकी ट्राइब्स हैं वो अलग कम्युनिटी के, वहाँ पर हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग कम रहते हैं, तो उस जगह के हिसाब से हिंदू क्या हो गए, अल्पसंख्यक। तो इस तरह से कुछ कुछ क्षेत्र है जहां पर जो जो कम्युनिटी कम रहती है उनके अधिकारों का शोषण ना हो, उन सब बातों को भी बराबरी रखने के लिए यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, और सर्व एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर भी नजर, सरकार कोई इस तरह की नीति निर्देश नहीं बना सकती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। सामाजिक, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम में एक फंडामेंटल राइट ठीक है, ये सब बातें यही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड एनुमरेटेड, और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट का जो हमारा संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बताया था ना, एक किताब है कानून की, इस किताब में सारे राइट लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जिसे, संविधान कहते हैं, ये प्रमुख किताब है कानून की, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, और इसी किताब में जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको लिखा गया। और लिखा गया कहाँ पर है, इसमें अंदर देखो पेजेस हैं, चैप्टर हैं, पार्ट्स बन रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारी किताब में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें भी तो चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जिस हिसाब से हमें चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। इसी तरह से टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है हर एक बात का। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम देखते हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक में फंडामेंटल राइट का जिक्र है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अगर आपको फंडामेंटल राइट के बारे में लिखना होगा तो मैंने टोटल बता दिया है, इन सब बातों को आप लिख लीजिएगा और उस हिसाब से आप अपने परीक्षा में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आती है मेन बात कि फंडामेंटल राइट तो हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि भाई मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार हैं क्या, इन मौलिक अधिकारों को समझने की आवश्यकता है। जो हम पढ़े जा रहे हैं कि भाई मौलिक अधिकार हैं क्या ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं। ध्यान रखिएगा, 6 फंडामेंटल राइट है हमारे। ठीक है, भूलना नहीं है इसको, यही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इस वाले चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आ रहा है कि फंडामेंटल राइट क्या है। ठीक है, पहले आपने देख लिया फंडामेंटल राइट क्या क्या है, मैंने आपको पूरी डेफिनेशन और एक्सप्लेन कर दिया उसको सही से, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखे गए हैं बताया ना मैंने आपको अभी। ठीक है, उसके बाद वो पूछेगा कि फंडामेंटल राइट हकीकत में हैं कौन कौन से, कितने हैं, और वो कितने जो भी बता रहे हैं उन सबको एक्सप्लेन करो। तो वो हैं आपके कुल मिलाकर के 6, और उन 6 के 6 का विवरण मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है 1 2 3 4 5 और 6 करके। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, इसे हिंदी में क्या कहेंगे,
समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, इसका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसको ब्लैक कलर से कर लेता हूँ और रेड में शायद ये, ठीक है। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी मैं खाली आपको लिस्ट के नाम बता रहा हूँ, जो 6 फंडामेंटल राइट है, अभी खाली उनके टाइटल बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं करा है, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि खाली हम ऐसा बोल बोल के बात नहीं काट रहे हैं, एक एक राइट को हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 4th नंबर पे क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। लिख लेना ये सब बातें, ठीक है। और 6ठे नंबर पे कौन सा है हमारा अधिकार? ध्यान रखिएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैंने आपको बता दिए 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, एक और बात समझिएगा कि पहले हमारे जो होते थे फंडामेंटल राइट जो थे वो 7 होते थे। 7वां कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको हटा दिया गया, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की लिस्ट में डाल दिया गया। वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रख लो कि पहले 7 हुआ करते थे, एक राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। बात समझ में आई? और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट में जोड़ा गया। किसके अंतर्गत डाल के? राइट टू फ्रीडम के अंदर। मतलब ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी के ही अंदर 21A नाम का एक सब क्लॉज जोड़ करके ये राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, इसको जोड़ा गया 86वां संवैधानिक संशोधन करके। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम आगे भी अभी जब हम लाइन से पढ़ेंगे तो सब बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? आप कहेंगे 6। वो पूछेगा कौन से हैं? तो ये हैं जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मैंने भी आपको दिखाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो एक नंबर में ये सवाल पूछ सकता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कौन सा एक नया फंडामेंटल राइट को इसमें जोड़ा गया, तो आप क्या कहेंगे? राइट टू एजुकेशन। और कहाँ जोड़ा गया? आर्टिकल 21A में, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आइए, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक एक करके सारे जो राइट्स हैं उनको समझना है। चलिए उनको समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बात को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सारी बातें समझाई जा रही हैं, बस आपको ध्यान रखना। देखो, राइट टू इक्वालिटी आ रहा है पहले नंबर पे, है ना। हम अब इसको देखेंगे, ठीक है। चलो राइट टू इक्वालिटी को देखते हैं भाई। तो ये रहा हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मैंने आपको हिंदी में बताया, समानता का अधिकार। इक्वालिटी नाम से ही आप समझ रहे हैं, बराबरी का अधिकार, ठीक है। देखो किस तरह की बराबरी का यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ बात की जा रही है कानून के सामने बराबर। इसके अंदर कुछ बातें ऐसे नहीं कि राइट टू इक्वालिटी लिखा और बात खत्म कर दी। बोलेगा, या तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि डिफाइन राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार को परिभाषित करिए, इसको पूरा वर्णन कीजिए, इसको समझाइए। समझ रहे हैं? तो फंडामेंटल राइट 6 हैं, लेकिन उन 6 के अंदर भी पूरी डिटेल में नॉलेज है। समझ आई बात? तो वही सब समझ रहे हैं हम लोग। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सब बराबर, कानून की नजर में सब बराबर। यहाँ पर ये फोटो देख करके आपको मालूम चल रहा होगा कि कानून की नजर में सब बराबर है। एक तराजू में दोनों तरफ बराबरी रखा गया है। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई लिंग, डजंट मैटर, कानून की नजर में सब बराबर हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि एक हिंदू लड़के ने क्राइम करा, वहीं साथ साथ एक मुस्लिम लड़के ने भी एक क्राइम करा,
तो हमारे जो न्यायपालिका है, जो हमारा कानून है, वो ऐसा नहीं करेगा अरे ये तो हिंदू लड़का है इसको छोड़ दो और जो मुस्लिम वाला लड़का है उसको सजा दे दो। ठीक है, कानून के नजरिए में सब बराबर हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या औरत क्या पुरुष, है ना, क्या लड़का क्या लड़की, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ रहते हो, कौन सी जगह पे हो, कौन से धर्म के हो, कौन से मजहब के हो, कैसा तुम्हारा रंग है, गोरे हो काले हो, दिल्ली में रहते हो चाहे कश्मीर में रहते हो, चाहे कन्याकुमारी में रहते हो, चाहे नागालैंड में रहते हो, चाहे मणिपुर में रहते हो। ठीक है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून की नजर में सब बराबर हैं। जितना पूरा भारत का नक्शा दिखता है ना, उसमें कोई भी कहीं भी जो कोई क्राइम करेगा उसको विधिवत रूप से वही सजा दी जाएगी जैसा कानून में सबके लिए। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आप समझ चुके होंगे। ठीक है, फिर वही बात जो मैंने आपको समझाई, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करा जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम वाला एग्जांपल देखिए अभी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन ग्राउंड्स ऑफ, मतलब किन आधारों पर, कोई रिलीजन किसी धर्म के आधार पर कि भाई वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है, वो सिख धर्म का है, वो ईसाई है, वो पारसी है, वो बौद्ध है ना, तो इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं, समान रूप से। ठीक है, उसमें आपका सेक्स भी नहीं काउंट होगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून में सबको सजा उस हिसाब से दी जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के किसी भी कोने पे कोई जन्म लेता है, कोई महाराष्ट्र में जन्म ले रहा है, कोई तेलंगाना में, कोई उड़ीसा में, कोई वेस्ट बंगाल में ले रहा है, कोई नागालैंड में जन्म ले रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश में जन्म ले रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ठीक है, तो यही है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब इसका क्या हुआ? देखो, सरकारी नौकरियां आती हैं, आप सभी को मालूम होगा, है ना, आर्मी की होती है, पुलिस की होती है, बैंक की निकलती है, अन्य सरकारी विभागों की निकलती है, आईएएस है, यूपीएससी है ना। आप देखते हैं सरकारी नौकरियां कितनी होती हैं और उनको पाने की इच्छा सबके अंदर रहती है कि भाई कुछ हो ना हो लेकिन सरकारी नौकरी जरूर मिल जाए। तो भारत में एक अलग ही तरह की विचारधारा होती है कि सबको सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ा वो माना जाता है ना। तो हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है, मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, और राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये चीज भी आ रही है कि जो आपकी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब आई और उसने कह दिया कि नहीं नहीं भाई ये तो खाली हिंदू धर्म वाले बच्चे ही भरेंगे या मुस्लिम धर्म वाले नहीं भरेंगे। अरे बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो ऐसा नहीं होगा। हमारा जो संवैधानिक जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जो दिए गए हैं, उसमें इस बात का जिक्र करा गया है कि हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें एक तरह से कोई ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि भाई सरकारी नौकरी में हमें फॉर्म भरने से या उसमें भर्ती में हम इंटरफेयर ही नहीं कर सकते, हमें उसमें क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पुलिस की भर्ती निकली और बोल दिया भाई तुम तो मुस्लिम हो, जाओ तुम्हारे लिए नहीं है ना। या आर्मी की भर्ती आ गई तो बोल दिया अरे तुम तो मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर। ठीक है, तो समानता का, समान अवसर मिलेंगे सबको सरकारी नौकरियों में वो करने के। ठीक है, सबके सब उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी सरकारी नौकरी आएंगी उन सब में सबको बराबरी का अधिकार है, सबके सब उसमें एक तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो भी प्रक्रिया होती है, जो शारीरिक प्रक्रिया या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा, उन सबको आपको फुलफिल करना होता है, वो बात अलग है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि अगर आप पुलिस के लिए या किसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर कुछ एक एलिजिबिलिटी रखी जाती है कि भाई आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और जिन भर्तियों में फिजिकल मांगा है तो उसमें बोला था कि आपकी फिजिकल ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, आपको रनिंग इतनी देर में कंप्लीट करनी है। तो ये सबके लिए बराबर होंगे, ये इनको नहीं बोल सकते कि हम ये नहीं, ये हटा दो, ये तो रहते ही हैं, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को इनके अलावा किसी और चीज पर डिस्क्रिमिनेट कर दें कि नहीं भाई वो धर्म अलग है, वो जात अलग है, वो किसी और स्टेट का पैदा हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको यही कहता है। तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इसको आप ऐसे लिख दीजिए, अवसर की समानता, अवसर की
समानता। ठीक है, हो गया हिंदी में। फिर आता है राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ही अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आप लोगों को याद होगा कि एक ज़माना, या हम लोग अगर आज भी पुरानी मूवीज़ वगैरह देखते हैं, पुराने एपिसोड या सीरियल्स देखते हैं, तो वहाँ पर एक देखने को मिलता है ना कि पुराने धार्मिक बहुत से कार्यक्रमों में ऐसा कि इसे मत छुओ भाई, ये अलग जात का है, इसको आप छू लेंगे तो आप दूषित हो जाएंगे, है ना। बोलते नहीं थे कि छुआछूत है कि ये छोटी जात का है, ये उस जात का है, ये फलाना जात का है, इसको मत छुओ, ये चमड़ा सिलने का काम करता है। जो भी इस तरह की एक भ्रांतियां होती थी कि छुआछूत की बढ़ावा दिया जाता था कि इसको छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इसने हमारे घर में पानी पी लिया या हमने इसके घर का पानी पी लिया तो पूरा का पूरा एक पता नहीं कौन सा बवंडर हो जाएगा, इस तरह की बातें होती थी, आप सभी को याद होंगी। तो जो व्यक्ति इस तरह की बातें करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको भी हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर रखा गया है कि अस्पृश्यता, या इसको हम कह सकते हैं छुआछूत। छुआछूत जो इस तरह की बातें की जाती थी कि भाई आप इसको नहीं करेंगे, है ना, या इसको आप अस्पृश्यता भी लिख सकते हैं हिंदी में जो बच्चे होंगे, अस्पृश्यता। ठीक है, तो इस तरह का कोई आप काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे राइट टू इक्वालिटी में इसको अबॉलिश करा गया है। ये चीज होगी ही नहीं भाई, ये सब बेकार बातें हैं, है ना, कोई छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। और फिर भी अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है, जैसे मान लो आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, कोई इस तरह की बातों को मतलब सर्कुलेट कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, टाइप कर करके कुछ मैसेज भेज रहा है ताकि लोगों के बीच में छुआछूत वाली बातें फिर से आए, जो अलग कम्युनिटी अलग कास्ट है उन लोगों के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा होगी, यार इनको मत छुओ, इनसे दूर रहो, हम लोग दूषित हो जाएंगे। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति, पहली बात तो इसका राइट टू इक्वालिटी में अबॉलिशन करा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, उसको देगा कोर्ट 6 महीने की सजा एंड 5000 रुपीज का पेनल्टी, या दोनों, जो भी कोर्ट का फैसला होगा। ठीक है, तो ये एक दंडनीय अपराध है, इस तरह के काम को नहीं करना है। आई बात समझ में? तो हम राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत ये सब बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आपका जो लास्ट है इसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या हुआ, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत का मतलब क्या हुआ, देखो ये हम सभी को अच्छे से मालूम होगा कि आज जो परिस्थिति है भारत की वो अलग है, लेकिन एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि जब राजे महाराजे हुआ करते थे वो अपने को क्या क्या बुलाते थे, महाराजाधिराज, महाराजा, है ना, श्री 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 1000 श्री, समझ रहे हो, अपने नाम से पहले अपने लिए कुछ एक वर्चस्व का एक टाइटल लगाया जाता था कि मैं महाराजा हूँ, मैं महाराजाधिराज हूँ, इस तरह के अलग अलग, सम्राट हूँ मैं, समझ रहे हैं, इस तरह के अलग अलग टाइटल लगाए जाते थे। जो एक राइट टू इक्वालिटी कहाँ रह जाएगी फिर इसमें, भाई कोई अपने नाम के आगे राजा या कुंवर या इस तरह के बड़े बड़े टाइटल लगा करके चल रहा है तो उन सब के लिए तो फिर वो तो फिर हुआ ही नहीं समाज में, उसका क्या रह गया, है ना। हाँ वो बात अलग है, आपकी वो जात है, वो नाम है, तो वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी अपने नाम से पहले टाइटल ऐड कर देते हैं जिससे वो अपने को पूरे समाज से अलग ही दिखाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह के जो टाइटल हैं, इस तरह की जो उपाधियां हैं, उनका भी राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत अबॉलिशन कर दिया गया है, समाप्त करा दिया गया है उनको भी। तो इसलिए कहा जाता है उपाधियों का अंत। लेकिन उपाधियों का अंत का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें सारी उपाधियां अंत कर देंगे। इसमें क्या है, जो आपने शैक्षणिक उपाधियां ली हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करके आपने अपना पीएचडी करा है तो आपको डॉक्टरेट का डिग्री कहा जाता है, आपने को इंजीनियरिंग करी तो आपके नाम से पहले आप इंजीनियर लगा सकते हैं, है ना, डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, एडवोकेट लगाते हैं, समझ रहे। तो ये शैक्षणिक उपाधियां, इन पे आपका वो नहीं है एबॉलिशन कि आपने इनको बंद कर दिया, ठीक है, इनको आप कर सकते हैं। डॉक्टर और इंजीनियर को मुख्य तौर पर इसमें अलाउ करा गया है कि डॉक्टर और इंजीनियर अपने नाम से पहले इन चीजों को लगा सकते हैं। इन उपाधियों का टाइटल यहाँ पर अबॉलिश नहीं किया गया है। आपको बात समझ में आ जाएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग आर्मी में आप देखते होंगे, आर्मी में जैसे मेजर है और कैप्टन है, इस तरह के टाइटल ये भी अलाउड हैं, ये असंवैधानिक, या इनको हम ये नहीं बोलते कि इनका अबॉलिशन करो, ये तो अर्न करे हुए हैं, आप उसके लायक एलिजिबल हैं,
ठीक है, ऐसे टाइटल्स या ऐसी उपाधियों का अंत करा गया है जो हैं कुछ नहीं, बेवजह में अपने नाम के आगे अपना बिल्कुल ही वर्चस्व का प्रतीक लगा करके घूम रहे हैं बेवजह में, समझ रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अबॉलिशन ऑफ टाइटल के अंतर्गत क्या क्या आता है कि जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो राज्य उपाधि दे रहा है, ठीक है, जो मतलब राज्य तो उपाधि देगा नहीं, जो आपने इस तरह से अर्न करी है जैसे एजुकेशनल और जो आपने सैन्य उपाधियां ली हैं उनका अंत नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये रहा आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल का मतलब। अब हमने राइट टू इक्वालिटी पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा। इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ मैडम, ठीक है। तो हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, इसमें हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर, रंग जात भेद लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब समानता का अवसर लोक नियोजन में या सरकारी नौकरियों में, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का एक तरह से दंडनीय अपराध होगा, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, और साथ ही साथ उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये रहा राइट टू इक्वालिटी। कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको मैं यहाँ से पूरा क्लियर कर देता हूँ। फंडामेंटल राइट 6 थे, तो अभी हमने पहले राइट टू इक्वालिटी के अंदर की पूरी कहानी पढ़ी क्या क्या थी। इसी तरह से अब हम राइट टू फ्रीडम के अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या है, ठीक है। तो आइए राइट टू फ्रीडम को देखते हैं। देखिए राइट टू फ्रीडम क्या है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या हुआ हिंदी में अगर आप इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान रहे, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम जा रहे हैं कि राइट टू फ्रीडम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंदर हमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम दे रखे हैं और वो इस हिसाब से हैं, ये आपके सामने नाम है। साथ ही साथ इसमें और चीजें भी हैं, ध्यान रखना है। वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम है और ये जो बाकी आ रहे हैं 1 2 3, ये भी आपके फ्रीडम के अंतर्गत ही आ रहे हैं, ठीक है। अब हम पहले इन 6 को समझते हैं, ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल, इन 6 चीजों की आपको आजादी प्रदान कर रहा है आपका संविधान, और संविधान मैंने बताया सर्वोच्च है। अगर ये दे रहा है आपको परमिशन तो भाई आराम से आपको आजादी है, कोई इसमें बंदिश नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर इसे आप हिंदी में कहेंगे तो वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब भाई आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको जो बोलना है आप उसको बोलिए, आपको बोलने की स्वतंत्रता है और आपको उसको जाहिर करने की स्वतंत्रता है। मतलब आपको लगता है कि भारत सरकार या प्राइम मिनिस्टर साहब सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या आपके राज्य का कोई विधायक है, कोई सरकार है जो आपके वो गलत कानून ला रही है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उसे बोल नहीं सकते, आपको बोलने का पूरा अधिकार है और आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आप उसको जाहिर कर सकते हैं। आप उसे कहीं पर लिख करके कोई आर्टिकल लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप उसको ऑनलाइन इंटरनेट पर डाल दीजिए, आपको अधिकार है, लेकिन उसे सकारात्मक वे में। ऐसा नहीं कि आपने जो बातें लिखी हैं उसमें आप अशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, या आप उस मैटर को इस तरीके से लिख रहे हैं कि उसमें जो हमारा देश है, उसमें जो एकता और अखंडता है, जहां इतने सारे धर्म और मजहब के लोग एक साथ रह रहे हैं, आप उनको तोड़ने की कोई साजिश कर रहे हैं। आपने उस मैटर को लेकर के ये लिख दिया कि भाई इसमें हिंदू धर्म खतरे में है, तो भाई ये गलत है, ये आपको आजादी नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। आप अपनी बातों को बोलिए, उनको जाहिर करिए, आपको पूरी आजादी है, लेकिन आप उसको एक सकारात्मक रूप में करेंगे। इसमें आप जाति धर्म और इस तरह के विषय को नहीं करेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो भाई आपको मिलेगी पनिशमेंट, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है आपने देखा होगा, ठीक। अब दूसरा आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। इसको आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से शस्त्र रहित, मेन लाइन लिख दे रहा हूं, बाकी आप लिख लेना, शस्त्र रहित, ठीक है, शस्त्र रहित सम्मेलनों की स्वतंत्रता। अब राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आपको यह अधिकार दिया गया है कि भाई आप कोई भी
आप कोई भी अगर अपना कोई जलसा मना रहे हैं, कोई आप अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई भी आप अपनी खुशी को मना रहे हैं, जैसे कोई बर्थडे हो रहा है, कोई आपकी शादी विवाह का समारोह है, या आप लोग ऐसी अपनी पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, कुछ आप एंजॉय करने के लिए कोई पार्टी मना रहे हैं, तो आपके पास आज़ादी है। आप आराम से एक साथ मिलिए, अपना जो भी है आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन विदाउट आर्म्स, मतलब आर्म्स का मतलब बिना किसी शस्त्र के। इसमें लिखा है ना मैंने हिंदी में, शस्त्र रहित। सहित का मतलब होता है इंक्लूड, रहित का मतलब एक्सक्लूड, मतलब बिना उसके। तो आप देखे होंगे बहुत से लोग शादी विवाह जैसे समारोह में बंदूकें, दुनाली, इस तरह की जो होती हैं फायरिंग करते हैं, तो वो सब गलत है। ठीक है, तो फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, तो ये लिखा गया है आपका राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। बात करी जाए तीसरे नंबर की फ्रीडम की, तो ये क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता और सहकार करने की, ठीक है, सहकारी संस्था बनाने की आजादी। दिख रहा है ये संगठन और सहकारी, इसको मिटा देता हूं नहीं तो यहां से। क्या है इसका मतलब, देख लीजिए हिंदी में, संगठन एंड सहकारी समिति बनाने की आजादी। अब आपको आपका संविधान मौलिक अधिकार के तहत, राइट टू फ्रीडम के तहत एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार दे रहा है। मतलब आपको संगठन बनाने की इजाजत है, आप संगठन बना सकते हैं किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी है, मतलब हम लोग जैसे यूनियन बनाते हैं, कुछ एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे आप देखिएगा कि कुछ लोग मिलकर के एक मसाले की फैक्ट्री लगा दें, है ना, किसी क्षेत्र के 20-30 परिवार आपस में मिलके अपना एक सहकारी समिति बना दें। अब देखिए सहकारी मतलब सरकारी नहीं होता है, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एक टाइप की। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं भाई, अपनी बनाइए आप उसमें, और आप अपना बिजनेस चलाइए, है ना, आपको कोई उसमें रोक टोक नहीं है। आप आराम से अपनी सहकारी समिति बनाइए, अपने संगठन बनाइए। संगठन में आप देखते होंगे कि कई प्रकार की यूनियन बनाई जाती है, जिसमें आप देखते होंगे किसी के अधिकारों का अगर कोई हनन करेगा तो वो सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर उसके विरोध में आते हैं, है ना। तो आप अपनी यूनियन भी बना सकते हैं, लेकिन किस तरह से, उसमें आप उसे सकारात्मक वे में बनाएंगे। आप इसको दोबारा से इस तरह का नहीं बनाएंगे कि भाई आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। आप कोई इलीगल काम के लिए सहकारी समिति नहीं बनाएंगे कि मैंने आपको बताया ना, आप यहाँ पर मसाले की फैक्ट्री लगा रहे हैं, 20-30 परिवार मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, मैंने इसमें बताया ना आपको सहकारी समिति। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई चरस, अफीम, गांजा, इस तरह के जो इलीगल हैं, कच्ची शराब का आपने बनाने लग गया और फिर आप कोर्ट में जाकर के बोले सर हमें तो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तो ये सब नहीं, मैंने आपको सकारात्मक शब्द का यहाँ पर जिक्र करा है, और उसका मतलब यही होता है कि आप लोग सकारात्मक वे में बनाएंगे, कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो अवैध हो या देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहा हो। ठीक है, और अपनी आप यूनियन भी बना सकते हैं, इसका अधिकार है, लेकिन सकारात्मक में। ऐसे नहीं कि आप ऐसा किसी और धर्म के अगेंस्ट जाकर के आप कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के चीजों को नहीं मान्य करार किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। बात करी जाए चौथे नंबर की फ्रीडम की, तो वो क्या है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बहुत इजी है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है ये, कि भारत में आपको कहीं भी रहने की आजादी दे रहा है, कि भाई आप पूरे भारत की परिसीमा के अंतर्गत आप मजे से कहीं भी घूमिए, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब पांचवें नंबर का देखा जाए तो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। सीधी बात कह रहा है, भारत में आप कहीं भी जाइए, कहीं भी रह लीजिए, वहां पर घर बना लीजिए, आप वहां पर सेटल हो जाइए, आपको पूरी आजादी है। ऐसा थोड़ी है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र में घर खरीद के नहीं रह सकते, या तमिलनाडु में नहीं रह सकते। आपको पूरे भारत में कहीं भी रहने का अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका राइट टू फ्रीडम है, ये इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो इजी था, इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, आगे बात करी जाए छठे नंबर की, जो आखिरी है, ये क्या कह रहा है, देखो, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन
और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब देखो यहाँ पर कुछ शब्द आए, एक आया आपका प्रोफेशन, क्या आया आपका, आया प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और ट्रेड। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, अब देखो आपने करा एडवोकेसी का कोर्स, आप बन गए वकील, ठीक है, आपने वकालत का पेशा चुन लिया, और कोई कहे आपको नहीं नहीं भाई तुम्हें नहीं बन सकते तुम वकील, वकील कैसे बन गए तुम, तो ये कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा होता है कहीं, तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये आपका फंडामेंटल फ्रीडम है, ठीक है। तो आप कोई भी पेशा चुन सकते हैं, आपको वकील बनना है वकील बनिए, आपको किसी कंपनी का एजेंट बनना है एजेंट बनिए, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना है, एडवोकेट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, समझ रहे हैं, कुछ भी जो करना है अपना को, जोन सा प्रोफेशन, टीचिंग में जाना है टीचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जो प्रोफेशन ज्वाइन करना करिए, कोई आजादी है आपको। या आपको कोई भी बिजनेस चलाना है, कोई भी ऑक्यूपेशन है, कोई भी व्यापार करना है, तो उसकी भी आजादी है भाई। आपका मन करता है कि आपको अपना कपड़ों का शोरूम खोलना, आप खोलिए, आपको लगता है आपको अपना मोटर पार्ट्स का एक सेंटर खोलना है, वो खोलिए, है ना, आपको लगता है आपको एक अपना एक यूटेंसिल्स का आपको अपना एक शॉप खोलना है, खोलिए, आपको एक कॉस्मेटिक का दुकान खोलना है, उसको खोलिए, मोबाइल का शॉप खोलना है, वो खोलिए, मतलब पूरी आज़ादी है भाई, कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता। ये फंडामेंटल फ्रीडम का उल्लंघन होगा, कोई करेगा ऐसा तो सीधे कोर्ट में जाइएगा और उसकी फिर कोर्ट उसको सजा दे देगा, ठीक है। तो ये सब आपके अधिकार हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। तभी कहते हैं ना कि हमारे देश में जो लोग इन बातों को नहीं जानते हैं वो लोगों के बहकावे में आते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह की बातें करके फिर उनके साथ छेड़खानी करी जाती है कि आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है। भाई अधिकार सारे पढ़ो, किताब में लिखे हुए हैं, कोई किसी को शोषण कैसे कर सकता है ना, शोषण। तो ये बातें रही 6 फंडामेंटल फ्रीडम के अंतर्गत हमने देखी, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम हम लोग पढ़े, ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमने ये सब बातें पढ़ी, 6 फंडामेंटल फ्रीडम। अब इसके बाद मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि और भी कुछ आपके फ्रीडम है, ठीक है, तो उनको भी देखते हैं। तो अब हम इसमें जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए थे ये हम पढ़ रहे थे ना, आपका राइट टू फ्रीडम मैंने आपको बताया था 6 ये थे, बाकी थोड़े से हैं। तो ये है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, मतलब अपराधी ठहराए जाने पर, मतलब किसी को अपराधी ठहरा दिया गया है, वो अपराधी मान लिया गया है, ठीक है। तो अगर किसी को अपराधी ठहरा दिया गया है या उसने अपराध कर लिया है, तो ऐसे टाइम पे उस अपराधी को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो भी आपको देखने जरूरी हैं। जैसे कि एक तो यह बात है कि किसी के ऊपर मान लो किसी ने कोई मनमाना फाइन लगा दिया, कोई दंड कर दिया है, तो वह उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, ये भी उसका राइट है। दूसरा, किसी व्यक्ति को आप तब तक अपराधी नहीं ठहरा सकते कि जब तक उसने उस समय, जिस समय उसने वो क्राइम कमिट करा है, उस समय वो क्राइम था ही नहीं। कहने का मतलब है अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने जाकर के बी नाम के व्यक्ति की जेब से एक बटन होता है ना शर्ट पे लगा हुआ, उसने उस बटन को तोड़ दिया, मान लेते हैं, मैं ऐसी एक आपको फिक्टिशियस कहानी बता रहा हूँ। ए ने बी की शर्ट से एक बटन तोड़ दिया, कितनी तारीख को, 15 जनवरी सन 2021 को, ठीक है, कर दिया, तोड़ दिया। अब लेकिन इस समय पर ऐसा कोई कानून था ही नहीं कि भाई तुमने किसी का कोई बटन तोड़ दिया तो ये तो अपराध था ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 16 जनवरी 2021 को हमारी सरकार ने कानून बना दिया कि कोई किसी की शर्ट का बटन तोड़ेगा तो उसे 5 दिन जेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, अभी मैंने आपको एक ऐसे ही एक फिक्टिशियस से काल्पनिक एक एग्जांपल दिया है जिसमें ए ने बी का बटन तोड़ा, कितनी तारीख को, 15 तारीख को, उस समय तो कोई कानून था ही नहीं, तो ये एक तरह से कानून का उल्लंघन तो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि ऐसी कोई बात कानून में लिखी नहीं थी। लेकिन 16 जनवरी को एक ऐसा कानून आ गया जिसमें ये शर्ट का बटन तोड़ने को एक अपराध मान लिया गया और उसके लिए 5 दिन की आपको जेल हो जाएगी। तो ये बंदा जो ये ए है, इसने तो 15 को करा, 15 को ऐसा कोई क्राइम था ही नहीं ये चीज, है ना, तो वो अपराधी नहीं ठहराया जाएगा, ये भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ एक तरह से अपराधी घोषित कर दिया गया है तो वह उस चीज के विरुद्ध
क्या बोलते हैं, कोर्ट में अपील कर सकता है, उसको रोकने का प्रयास भी कर सकता है, ठीक है। और एक बार जो उसने गलती करी है, साथ ही साथ अगर उसने कोई एक बार गलती कर दी है तो ऐसा नहीं है कि आप उस एक गलती की उससे 2 बार सजा देंगे। सजा का प्रावधान भी एक ही बार है। एक बार गलती करी है, एक बार कोर्ट ने उसको सजा दे दी, दैट्स इट। अब दोबारा से वो ऐसा नहीं है कि दोबारा से उसने जो वो क्राइम करा था उसी मतलब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ कोई लड़ाई करी, लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस आई पकड़ के ले गई और आपने 15-15 दिन की जेल की सजा काट के आप वापस आ गए, मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद फिर से उसी मामले को दोबारा उठा दिया जाए, भाई इन्होंने लड़ाई करी थी ना, दोबारा जेल में डालो, नहीं। एक अपराध पे एक ही बार सजा दी जाती है, ये भी अपराध होने की अवस्था में आपको एक तरह का संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। और एक बार अगर आपको अपराधी घोषित हो गए हैं तो आप अपने बचाव के लिए खुद की क्या बोलते हैं गवाही भी दे सकते हैं, ठीक है। अपने अपने मतलब अपने बचाव में आप जो भी आपको लगता है कि ये आपके विरुद्ध गलत अपराध में आपको फंसाया गया, आपने नहीं कराया, तो आपको बोलने का अधिकार है। साथ ही साथ आपको कानून की तरफ से एक सरकारी वकील भी अलॉट किया जाता है। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, अपराध या अपराधी ठहराए जाने पर आपको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूं, अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण, ठीक है। इसमें संरक्षण दिया जाता है अगर कोई अपराधी ठहरा दिया गया है। तो इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया कि पहला एक कि जिस दिन आपने कोई अपराध तो नहीं कहेंगे हम उसे, जिस दिन आपने वो एक्शन करा है उस दिन अगर वो क्राइम नहीं था तो वो आपने कोई अपराध नहीं करा है। मैंने आपको ए और बी वाला एग्जांपल बताया था ना, वो शर्ट का बटन तोड़ने वाला, तो जिस दिन तोड़ा उस दिन तो कोई ऐसा कानून था ही नहीं जिसमें ये कहा गया हो कि ऐसा कोई करने वाला काम अपराध है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि एक अपराध की एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। एक बार आपने कोई क्राइम करा, एक बार कोर्ट ने आपको उसकी सजा दे दी, दैट्स इट, वो मैटर अब क्लोज। अब ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद दोबारा से उस मामले को खोला जाएगा। साथ ही साथ कोई अपराधी ठहरा दिया गया है तो वो अपने बचाव में खुद अपनी बात कोर्ट के सामने कह सकता है, या जो उसके ऊपर एलिगेशन, जो उसके ऊपर एक तरह से आरोप लगाए गए हैं, वो उन आरोपों के विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, सरकार के द्वारा उनको एक सरकारी वकील या सलाहकार भी नियुक्त कराया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, अपराधी ठहराए जाने पर आपको ये संरक्षण देने का भी आपका एक तरह से फ्रीडम है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये देखिए आपको क्या कहा जा रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें आप इसको जरा ध्यान से देखें तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। अब हर व्यक्ति का मतलब हर व्यक्ति, कोई ऐसा नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, जब हर कह दिया तो यहाँ पर आप धर्म, भेद, मजहब, जाति, कोई भौगोलिक परिस्थिति, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु या केरल वाले पे वो कानून लागू नहीं होगा, समझ रहे, सब हर व्यक्ति की बात हो रही है। तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है भाई, कोई किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, समझ रहे। आप किसी के जान नहीं ले सकते, आप किसी के प्राण नहीं ले सकते। इसका अधिकार केवल और केवल किसको है, कानून को है। किसका अधिकार, जान लेने का, किसी के प्राण लेने हैं। तो जो बोलते हैं ना कि सजाए मौत दो, तो वो कौन देता है, खाली कोर्ट। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कोई किसी के प्राण ले लेगा, ठीक है। तो सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। और इवन खुद को भी, जो बोलते हैं ना कि आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करना भी एक अपराध है, ठीक है। तो आप किसी के प्राण नहीं ले सकते, इवन खुद के भी आप प्राण नहीं ले सकते, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखा जाए कि ये जो अधिकार है, ये अधिकार भारत के नागरिकों को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये किनको हैं अलाउड। मैंने आपको सबसे पहले एक बात कही थी, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो जो भारत के नागरिक हैं। लेकिन ये एक लौता जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वाला जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वाला मामला है, ये सिटीजन्स के साथ साथ जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी आ रहे हैं, उनको भी ये अलाउड है कि अपने प्राणों की रक्षा करें, ठीक है। तो इस वाले मामले में आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भाई आप सभी को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है। और जो भी आपके प्राण लेने की कोशिश करेगा, आप उसके प्राण ले सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ आपकी प्रॉपर्टी है, एक तरह समझिए कोई आपके जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप अब ये थोड़ी कहेंगे कि मैं आप कोर्ट जाऊंगा, उतनी देर में तो वो आपको मार डालेगा। तो वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपकी
जानलेवा हमला कर रहा है आपके ऊपर, तो आप उसकी जान ले लीजिए, उसको मार दीजिए। कानून आपको इसकी इजाजत देता है, बशर्ते आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका जो हमला था वो जानलेवा था। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई आया और उसने थप्पड़ मारा और आपने उसका गला ही काट दिया, तो आप कहेंगे कि सर ये तो मेरा क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में मैंने इसको, मतलब सेल्फ डिफेंस में मैंने इसको मार दिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका जो हमला था वो जानलेवा था, वो इस तरह से आप पे अटैक कर रहा था कि इसमें आपकी जान भी जा सकती थी, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको आप बहुत सी मूवीज में भी देखते होंगे कि सर मैंने सेल्फ डिफेंस में कर दिया, पुलिस वाले फर्जी गोलियां चलाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी मूवीज में दिखाते नहीं है कि खुद ही 4 गोली अपने पे मारी। तो वो क्या होता है कि सर देखिए ये क्या जानलेवा हमला था, ये गोली अगर इधर कंधे की जगह इधर छाती में लग जाती तो मैं मर जाता, इस तरह का होता है ना, आप याद करिए फिल्मों में। तो आपको प्रूफ करना होता है कि भाई मैंने आत्मरक्षा भले इसको मारा है तो इसका जानलेवा हमला था, बताया ना मैंने। ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारने पे आपने उसको गोली से शूट कर दिया, अरे भाई ये जानलेवा हमला थोड़ी था, तुम उसकी जान थोड़ी ले लोगे, ठीक है। तो ये भी आपको अधिकार देता है। और मैंने आपको बताया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आपका क्या है, आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। तो क्या है, जीवन, ध्यान रखिएगा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। बाकी समझा तो मैं आपको रही हूं, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं तो लिख लीजिएगा और एग्जाम में अपने शब्दों में लिखिए। कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से कि आप पूरी टू द टेक्स्ट की लैंग्वेज इसमें छापेंगे जो किताबों में लिखा, नहीं। आपको पता होना चाहिए क्या क्या आप एज इट इज लिखिए। इवन ज्यादा नंबर मिलते हैं, जो कॉपी चेकर होता है समझ जाता है कि कौन बच्चा नकल करके लिख रहा है और कौन अपने शब्दों से लिख रहा है। अपने शब्दों के हमेशा नंबर ज्यादा मिलते हैं। आज तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है सबके सब 60+ लेके आए हैं, जो लोग डिसेंटली और तमीज से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये रहा, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद आता है अगला हमारा प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। मनमानी गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से रक्षा। क्या है इसका मतलब, हिंदी में लिख लीजिए, मनमानी गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से रक्षा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर रही है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर रही है तो उसको अरेस्ट करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, तुमने क्या अपराध करा है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, इस व्यक्ति को जिसको ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को अपनी मनपसंद वकील, अपना मनपसंद वकील या जिसे आप एडवोकेट भी कहते हैं, उसको चुनने का या उससे सलाह मशवरा परामर्श कंसल्ट करने का भी राइट है। साथ ही साथ पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे से ज्यादा उसको अपने पास नहीं रख सकती है, अपने पुलिस चौकी, थाना, कोतवाली, जहां भी रखे, ठीक है। 24 घंटे ज्यादा नहीं रखती। अगर पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो 24 घंटे के सामने, मतलब 24 घंटे के भीतर उनको क्या करना पड़ता है, उस व्यक्ति को किसके सामने, मजिस्ट्रेट, जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको प्रेजेंट करना होता है और उसकी बातों को रखना होता है कि इसने क्या अपराध करा है। तब मजिस्ट्रेट साहब आपको क्या बोलते हैं, परमिशन देते हैं कि चलो ठीक है तुमने इसको अरेस्ट करा है, अब या तो इसको जेल भेज देंगे या इससे अगर कुछ पूछताछ करनी है तो रख लो इसे 2 से 7 दिन की पुलिस कस्टडी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि पुलिस ने अरेस्ट करा और रखा हुआ है जी, किसी बंदे को 10 दिन तक पुलिस थाने में बंद करके और उसकी पिटाई कर रहे हैं, नहीं। 24 घंटे हैं, ये ध्यान रखना, 24 घंटे का है पूरा, मैंने आपको बता दिया। पूरा जो सिस्टम है ये 24 घंटे का है। 24 घंटे के अंदर आपको उस बंदे को क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, फिर मजिस्ट्रेट आपको परमिशन देंगे, या तो उसको आप जुडिशियल कस्टडी, मतलब जो जेल होती है जिला कारागार, वहां भेज देंगे, या पुलिस कस्टडी में जहां पुलिस अपने पास उसे रखती है और मार पिटाई करके या जिस भी तरीके से उससे कन्फेस कराती है कि तुमने कैसे करा क्या नहीं करा, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन में मैंने आपको कुछ बातें बता दी कि पुलिस अरेस्ट करेगी सबसे पहले तो उसकी आपको पहले इन्फॉर्मेशन देगी कि क्यों अरेस्ट करा है। साथ ही साथ जिसको अरेस्ट करा गया उसको पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी के वकील से बात कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है, ठीक है। साथ ही साथ 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उसको, जिसको अरेस्ट करा है उसको
पुलिस थाने में नहीं रख सकती है अपने पास, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए। फिर मजिस्ट्रेट साहब अगर इजाजत दे तब जाकर के आगे की कार्रवाई पुलिस कर सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, मनमानी गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से रक्षा का ये जो अधिकार है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन है, मतलब जिन लोगों पर ये बातें या जिन लोगों के लिए अधिकार नहीं है। एक किनके लिए, विदेशी प्लस शत्रु देश के लोग हैं, मतलब कोई विदेश से आ रहा है, हमें क्या पता कोई नाइजीरिया का यहाँ के बैठ गया कुछ क्राइम कर रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया, तो उसके लिए ये नहीं है कि 24 घंटे के अंदर वो जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने या उसको अपने मनमर्जी का वकील चुनने का अधिकार है या पुलिस उसको पूरा अरेस्टिंग का इन्फॉर्मेशन देगी, ये सब उसके लिए नहीं है। या किसी शत्रु देश का है, या आप समझ लो पाकिस्तान का कोई बंदा यहाँ पकड़ा गया, उसके लिए ये अधिकार नहीं है, ठीक है, बात आ रही समझ में। हाँ, तो ये इन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक और नाम आएगा जिसे कहा जाता है, यहाँ देखो यहाँ लिखा होगा, ये दिख रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अगर जूम होता है तो। हाँ, ये देखो लिखा है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये याद रखना अगर इंग्लिश में हो तो, इंग्लिश वालों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। और हिंदी में क्या कहेंगे इसे, हिंदी में क्या कहेंगे भाई, हिंदी में कहेंगे आप इसे, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ याद रहेगा, निवारक नजरबंदी। इसके लिए भी ये अधिकार नहीं होगा। कौन से वाला अधिकार, जो मैंने अभी आपको ये बताए हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो, वकील चुनने की आज़ादी, पुलिस इंफॉर्मेशन देगी, ये इस तरह की जो है ये राइट एक तो विदेशियों को नहीं है, एक शत्रु देश के किसी नागरिक को नहीं है, शत्रु देश से आए हुए किसी के लिए नहीं होंगी। और तीसरा निवारक नजरबंदी। अब निवारक नजरबंदी क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, याद रखना, लो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके लिए भी ये नहीं है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, देखो पुलिस को कभी कभी क्या लगता है कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति XYZ नाम का कोई व्यक्ति है, ये कोई अपराध कर सकता है, कोई भी जो कंडीशन चल रही है अभी सोसाइटी में, उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति कुछ अपराध करने वाला है, कुछ कर सकता है, तो वो अपराध ना हो तो पुलिस इसको एडवांस में ही अरेस्ट कर लेती है, इसको एडवांस में ही अरेस्ट कर लेती है, पहले ही उनको शंका होती है। आप देखेंगे बहुत से सोशल वॉलंटियर होते हैं, बहुत से एनजीओज तो नहीं बोलेंगे, बहुत से कॉलेज में भी या किस तरह के यूनियन के कुछ नेता लोग होते हैं, उन पर पुलिस को पहले डाउट होता है कि भाई यहाँ पर ये मसला उठ गया है, वो फलाना नेता है, वो पक्का इसमें आकर के इंटरफेयर करेगा, या वो लड़का है वो पक्का इसमें कोई ना कोई विवाद क्रिएट करेगा, सोशल मीडिया पे लाइव आ जाएगा और बहुत से लोगों को भड़काएगा इस तरह का, फिर यहाँ पर दंगे फसाद हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, पुलिस ने कुछ ब्लैक लिस्ट या कुछ नामजद लोग करे रहते हैं, कुछ लोगों की लिस्ट रहती है पुलिस के पास, जिस पर उनको डाउट होता है कि भाई फलाना यहाँ पर एक मैटर उठ रखा है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया है, तो यहाँ पर एक लड़का है वो बहुत हिंदू मुस्लिम के झगड़े अपनाता है, इस तरह की बातों को बहुत फैलाता है, तो एक काम करो इसको पहले ही अरेस्ट कर लो ताकि ये झगड़ा और ना बढ़े, क्योंकि इसके बोलने पर लोग फिर और आक्रोश में आते हैं और भीड़ जमा होती है और झगड़े आगे होने लग जाएंगे। तो इन सब बातों के लिए कि ये चीजें ना हो, पुलिस एडवांस में ही ऐसे बंदों को अरेस्ट कर लेती है। उसको क्या कहा जाता है, निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इस बंदे के लिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला है, इसके लिए ये वाले जो मैंने आपको राइट बताया ना, पुलिस अरेस्ट के बाद, पुलिस अरेस्ट से पहले इंफॉर्मेशन देगी, उसको वकील चुनने की आजादी होगी, 24 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रह सकते, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, ये सब अधिकार इसके लिए भी नहीं है। तो किस किस के लिए नहीं है? ये अधिकार जो मैंने आपको बताया, एक विदेशी के लिए, दूसरा शत्रु देश के किसी व्यक्ति के लिए या नागरिक के लिए, और तीसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए, या जिन पे निवारक नजरबंदी होती है। ठीक है, ध्यान रहे जो मैंने आपको बातें बताई, ये अधिकार इन लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये पूरा का पूरा जो ये चैप्टर था, इसके हम लोगों ने कुछ पॉइंट, ये जो फंडामेंटल राइट्स थे,
फंडामेंटल राइट्स में हम लोग 2 राइट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा आपको तरीके से पढ़ाता हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ाता हूँ, कोई बात स्किप नहीं करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबे हो जाते हैं और इसके पार्ट्स में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ये 2 मैंने आपके आज कंप्लीट करा दिए। इसके बाद जो ये 3, 4, 5, 6 ये जो रह गए हैं, आई थिंक 2 वीडियो और आएंगे और उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सही से देखिएगा और अपने नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। परीक्षा में सवाल आएगा तो सारे सवाल इसी में से मिल जाने हैं आपको जवाब, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।